मेरे माँ-बाप का इंतकाल हो गया था। मैं अपने इकलौते भाई की इकलौती बहन थी। मतलब हम 2 बहन-भाई थे। भाई की शादी के 1 साल बाद ही मेरी भी शादी हो गई। मेरी भाभी का रवैया मुझसे रूखा-रूखा था। कभी भी मुझसे हँसकर बात नहीं करती थी। अपनी शादी के बाद मैं अपने मायके कम ही आती-जाती थी। मेरे पति की सऊदी अरब में जॉब थी। वो बस शुरू के चंद महीने ही मेरे साथ रह रहे थे। वो दिन मेरे लिए बहुत ही हसीन थे, जो वसीम के साथ गुज़रे थे। जितना मेरे पति का रवैया मेरे साथ अच्छा था, उतना ही सास का रवैया मेरे साथ बुरा था। वसीम मेरी सास के सगे बेटे नहीं थे, मेरे ससुर की पहली बीवी से थे। और यही वजह थी कि वसीम और मैं अपनी सास को एक निगाह भी अच्छे नहीं लगते थे। मेरी सास सिर्फ अपने सगे बेटे को ही अहमियत देती थी। हालांकि घर का आधे से ज्यादा खर्च वसीम ही उठा रहे थे। मैंने भी शादी के चंद दिन बाद ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। सास ससुर की खिदमत भी करती थी। ससुर मेरे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन सास के माथे के बल ठीक ना हो सके। लेकिन वसीम के अपनेपन और मोहब्बत ने मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मुझे सास के रूखे रवैये की भी परवाह नहीं थी। जब वसीम वापस सऊदी अरब जाने लगा तो मैं बहुत उदास हो गई थी। उदास तो वह भी बहुत हो गए थे। नमी उनकी आंखों में भी थी, क्योंकि सऊदी अरब में उनकी 3 साल तक वापसी मुमकिन नहीं थी। मेरे आंसू वसीम अपने हाथों से साफ कर रहे थे और कहने लगे कि मरियम, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें वीज़ा लगा कर वहाँ बुला लूँ। मैंने कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मुझे भी बुला लेना। मेरा यहाँ पर आपके बिना दिल नहीं लगेगा। उसके घर से जाते ही मेरी सास की आंखें बदल सी गई थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लगी थी। हर काम में कई कई नुस्खा निकालती थी। 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन वसीम की कोई कॉल नहीं आई थी। हालांकि वो कह कर गए थे कि मैं जाकर फ़ोन करूँगा। हर हफ्ते एक कॉल सिर्फ तुम्हें ही क्या करूँगा, हम खूब बातें क्या करेंगे। लेकिन उनकी तो एक ही कॉल नहीं आई थी। अब मेरा जी घबराने लगा था। मैंने अपने ससुर से भी कहा कि वह वसीम की खैरियत ले ले। वो सऊदी अरब में जहाँ पर जॉब करता है वहाँ से मालूम करे। मेरी बात पर ससुर भी फिक्रमंद हो गए थे, लेकिन सास कहने लगी कि वह तो है ही लापरवाह। पहले भी जब वापस सऊदी अरब जाता था, हमें कई महीनों तक कॉल नहीं करता था। और तुम भी क्या बेशर्मों की तरह अपने ससुर से अपनी मियाँ की बातें कर रही हो। हमें तो पति का नाम ससुर के सामने लेते हुए भी शर्म आती थी। मेरी सास की बात सुनकर मेरे ससुर ने उन्हें ही देखा। फिर मेरी परेशानी की सूरत देखकर कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही पता लगाता हूँ। मैं भी ठीक हो गई थी, लेकिन अगले ही रोज मुझे खबर मिली थी। मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। मुझे अपने सर पर आसमान गिरता हुआ महसूस हो रहा था। ससुर रोते हुए घर में दाखिल हुए थे और कहने लगे कि वसीम तो सऊदी अरब पहुंचा ही नहीं। जिस दोस्त के साथ एयरपोर्ट पर जा रहा था, वह भी वहीं पर जॉब करता था। दोनों ही साथ जा रहे थे। जिस गाड़ी से वे एयरपोर्ट जा रहे थे, एक ऐसी गाड़ी रोड पर खड़ी थी जिसमें बम था, और बम धमाके से आसपास की गई गाड़ियां भी तबाह हो गई थी। उनमें वसीम की गाड़ी भी शामिल थी। और जिस दोस्त के साथ वसीम गए थे, उसको तो सिर्फ ससुर ही जानते थे, जो कि खुद मौके पर ही मर गए थे। जब सऊदी फ़ोन करके पहुंचा तो वहां से पता चला कि वह दोनों जिस गाड़ी में थे वो दोनों मर चुके हैं। और सऊदी अरब भी ये खबर वसीम के दोस्त के घर वालों ने ही बताई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी और मुझे खबर तक ना हुई थी। वसीम मुझसे इतनी दूर जा चुके थे जहाँ मैं कभी जा ही नहीं सकती थी। मैं ये सुनते ही बेहोश हो गई थी। 3 दिन के बाद जब मुझे होश आया तो ये सोचकर कि वसीम अब यहाँ पर नहीं रहे तो मैं फिर से बेहोश हो जाती। लेकिन वक्त आखिरकार कट ही जाता है। मेरे ससुर बीमार रहने लगे थे। घर पर अब सिर्फ सास का हुक्म ही चलता था। वह मुझे नौकरों वाला बर्ताव करने लगी थी। घर के हालात भी तंग से होने लगे थे। एक कयामत उस वक्त मुझ पर टूटी जब मेरे ससुर ने कहा कि मरियम की शादी मैं अपने दूसरे बेटे से कर दूंगा। ससुर की ये बात सुनकर सास आग बबूला हो गई और कहने लगी कि ये लड़की मनहूस है, तुम्हारे बेटे को खा गई। अब क्या मैं अपने जिगर का दूसरा टुकड़ा भी इस मनहूस के हवाले कर दूं? यह सुनकर तो मेरा कलेजा जलकर रह गया था। मैं तो अभी वसीम के हाथ से खाना भी नहीं खा पाई थी। अगर मुझे सास ये भी ना कहती तब भी मैं अपने देवर से शादी नहीं करती। लेकिन मेरे ससुर जिद पकड़ कर बैठ गए थे। कहने लगे कि इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, इसकी शादी अपने छोटे बेटे से ही कराऊंगा। देवर भी चुप था, कुछ ना बोला, वरना मुझे लगा था कि वह इनकार कर देगा। मैं ससुर से कह दी कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मैं वसीम के नाम पर ही जिंदगी गुजार दूंगी। लेकिन ससुर ने मेरी एक भी ना सुनी और कहने लगे कि तुम्हें बेटी बना कर लाया हूँ, वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि सलीम यानी मेरे देवर के साथ ज्यादती होगी। बिना उसकी रजामंदी से मैं क्यों ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं।
मुझे लगा था कि देवर इनकार कर देगा, बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, सास भी शायद मुझे अपना रवैया बदल लेगी, लेकिन देवर ने अपनी रजामंदी दे दी थी। मैं हैरत में आ गई थी कि वह क्यों अपनी रजामंदी दे रहा है, और मेरे ससुर तो अब किसी को भी सुनने को तैयार नहीं थे। मेरी सास मुझे आते जाते कोसने देने लगी। मैं चुप सी होकर रह गई थी। अपने भाई से भी कुछ ना कहा था। वह पहले ही इतना कमाता था कि अपना घर चला सकता था, उस पर मेरा बोझ कैसे उठा सकता था। फिर भाभी का रवैया याद आने लगा, जो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। मैं अब देवर से कतराने लगी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उसकी नज़रें बदलने लगी है। उस पर मेरी सास की हर वक्त की ताने मेरे लिए तकलीफ बनते जा रहे थे। अगले दिन मेरा देवर से शादी थी, लेकिन मेरे ससुर की 2 दिन पहले अचानक से सोते हुए मौत हो गई थी। मेरी सास ने अपने पति की मौत पर आंसू सिर्फ 4 दिन ही बहाए थे। उसके बाद मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। मेरे पास वापस भाई के यहाँ पर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैं जब रोती बिलखती अपने भाई के पास पहुंची तो उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। कहने लगा कि तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ है, तुम्हारी 2 रोटियां हम पर भारी नहीं है। अलबत्ता भाभी कुछ चुप चुप सी थी। मैं भी खामोश ही रहने लगी थी। घर के काम मैं बिना भाभी के कहे कर देती थी, ताकि मैं उन्हें बोझ न लगूं। कुछ दिन के बाद वे मेरे कमरे में मेरे पास बैठ गई। कहने लगी कि मुझे गलत मत समझना, मुझे भी तुम्हारा दुख है। आज तक मैं तुमसे ठीक से इसी वजह से बात नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने शादी की पहली रात ही मुझे बहुत सख्ती से ये बात की थी, और कहने लगे कि मरियम को शिकायत का मौका भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस मुझे ये बात बहुत बुरी सी लगी थी। इसी वजह से मेरा रवैया तुमसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। मुझे लगा कि तुमने अपने भाई के कान भरे हैं, लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे दिल से अफसोस है। मैंने उनसे कहा कि मैं भाई से कभी कुछ ऐसा नहीं कही हूँ। फिर भाभी का रवैया मुझसे अच्छा होने लगा। रात को मुझे नींद नहीं आती थी। वसीम की याद जैसे मुझे परेशान सा कर देती थी। पूरी रात का एक हिस्सा मैं वसीम की याद में रोकर गुजार देती थी। फिर भाभी मेरे पास रात को आने लगी थी। मेरा सर दबाती तो मैं गहरी नींद में सो जाती थी। भाभी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। मेरी भाभी का भाई अक्सर हमारे घर पर आता था, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाती थी। कुछ अलग से मिजाज का था और बेअकल भी बहुत था। मैं और भाभी किचन में काम कर रहे होते तो तभी वहीं पर आ जाता था। भाभी से अटपटी सी बातें कहता रहता, कहता कि आज तो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, ऊपर वाला नज़र से बचाए। कभी कहता कि लोग इतने उदास क्यों रहते हैं। मुझे देखकर दुख होता है। मुझे उसकी नज़रें और बातों से उलझन होने लगी थी। भाभी उसकी बातों पर हंसने लगती थी, लेकिन मैं चुप सी हो जाती थी। अब मैं ये करती थी कि जैसे कि वह किचन में आता, मैं बहाने से कमरे से बाहर निकल जाती। एक दिन मैं सोने के लिए लेटी, तब तक एक फ़ोन कॉल आने लगी। नंबर अनजान सा था। मैंने फ़ोन उठा लिया। आवाज़ किसी लड़के की थी। कहने लगा कि मुझसे दोस्ती कर लो, मुझे तुम अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, यहीं कहीं रहता हूँ, तुम्हारे मोहल्ले में ही। तो मैं अक्सर सहन में उदास से बैठा देखकर मेरा दिल चाहता है कि तुमसे तुम्हारी उदासी की वजह पूछूं। मैंने ये सुनकर फ़ोन काट दिया। पहला शक मुझे भाभी के भाई पर हुआ था, लेकिन फिर मैं सहन में बैठने ही छोड़ दी थी। उस लड़के की मुझे रोज़ फ़ोन कॉल आनी बुरी लगती थी। पहले तो मैं कॉल काट देती थी, फिर वह मुझे मैसेज करने लगा था। कहने लगता कि प्लीज़ मुझसे बात किया करो, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं उसके बात का जवाब नहीं देती थी, फ़ोन बंद कर देती थी। मुझे अब यही लगने लगा था कि आदमी से भाभी का भाई है। एक बार मैं किचन में काम कर रही थी। भाभी अपने भाई के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। मैं जल्दी से बर्तन धो रही थी कि ताकि काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाऊं, लेकिन किसी के आर पार की नज़रों ने मुझे डरा दिया। मैंने पलट कर देखा तो भाभी का भाई किचन के दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा था। मुझसे कहने लगा कि एक कप चाय बना दो, बाजी नहाने गई हैं, वरना उनसे कह देता। मैंने चाय की केतली स्टॉप पर रखी। वो चंद कदम आगे बढ़कर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं उसकी मौजूदगी पर बदहवासी में थी। कभी अपना दुपट्टा सर पर जमाने लगती तो कभी अपना दुपट्टा फैलाकर खुद को लपेटने लगती। उसकी नज़रों की बेताबी मुझे घबराहट में डाल रही थी। मेरे हाथ पहले ही कपकपा रहे थे कि अचानक वो मेरे बगल में खड़ा होकर बोला कि लोग इतने चुप चुप क्यों रहते हैं, मुझे बुरा लगता है। मैं चाय की केतली में चीनी डाल रही थी। उसकी अचानक ये बात सुनकर मेरे हाथ से चीनी का डब्बा गिर गया। वो झुककर चीनी उठाने लगा। मैं किचन से निकलकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा और इस वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने फ़ोन उठाया तो वही रॉन्ग नंबर था। कहने लगा कि मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, बस वजह बता दो। मैं भाभी के भाई की वजह से पहले ही परेशान थी, इसलिए बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने उससे कहा कि ये ड्रामा बंद करो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात पर वह मुझसे कहने लगा
कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। इस तरह से मत रोया करो, तुम्हारी सिसकियाँ मुझे रात भर सोने नहीं देती। उस आदमी का लहजा मुझे बेचैन सा करने लगा था। मुझे महसूस होने लगा कि जैसे वह मेरी रोने की आवाज़ सुनकर खुद भी उस दर्द से गुजर रहा हो। मैंने जल्दी से फ़ोन काट दिया। मेरे दिल की अजीब सी हालत थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अजनबी मेरे रोने की आवाज़ सुनकर तड़प जाए। भाभी का भाई भी अगर है तो वो मेरे लिए ऐसा क्यों सोच रहा है, हालांकि वो जानता है कि मैं बेवा हूँ। रात के खाने के दौरान भाभी मुझसे कहने लगी कि तुमसे चीनी कैसे गिर गई। मैं परेशान सी हो गई। मैंने कहा कि हाथ से फिसल गई थी। फिर भाई से कहने लगी कि आप ही वाजिद को समझाओ, मैं और माँ उसके लिए लड़कियां देख रहे हैं, लेकिन वो लगातार मना कर रहा है। कहता है कि मुझे सब लड़कियां पसंद नहीं है। मेरी शादी के बाद से मैं अकेली हो गई हूँ और उस लड़के को एहसास तक नहीं। मेरा दिल इस बात पर न जाने क्यों धड़कने लगा था। भाभी के भाई के इनकार की वजह मुझे कभी अपने आप लगती थी। भाई मुस्कुराकर भाभी से कहने लगे कि किसी से मोहब्बत का चक्कर तो नहीं चल रहा, उससे इनकार की वजह तो यही हो सकती है। न जाने भाई की बात सुनकर मेरे हलक में निवाला क्यों फंस गया था। मैंने पानी पीकर निवाला अंदर उतारा। भाभी भाई की बात पर अलग अंदाज में बोले कि वाजिद ऐसा नहीं है, उसके खुद के इतने नखरे हैं, वह कहाँ मोहब्बत के चक्कर में पड़ेगा, किसी के नखरे उठाएगा, किसी के इस्तेमाल हुई चीज़ को देखना तक ज़रूर यही समझता। कहता है कि लड़की गोरी भी हो, दुबली भी, कास्ट भी अच्छी हो, किसी को आँख उठाकर देखती भी ना हो, उसका किसी के साथ अफेयर भी ना चला हो और मेरी बात काटने की हिम्मत भी ना करे। भाभी अपने भाई की आदत और ख्वाहिश बता रही थी। मेरा जी खाने से हट गया था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। फ़ोन की घंटी फिर से बजती कि ये भाभी का भाई मेरे साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था। एक तरफ मुझे फ़ोन करता था, मुझसे मोहब्बत जताता था, दूसरी तरफ मुझे अपनी नज़रों से हटाता था और बहन के साथ अलग फरमाइश और नखरे दिखाता था। जब उसे इस्तेमाल की हुई चीज़ से नफरत है तो मुझसे क्यों शादी करना चाहता था। मैंने गुस्से से फ़ोन उठाया और उसे 2-3 बातें सुना दी। मैंने उसे कहा कि पहले वो मुझे बताए कि वह है कौन। वो कहने लगा कि आसपास के घर में ही रहता हूँ। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहने लगा कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी मैंने कहा कि तुम मेरी हकीकत से वाकिफ नहीं हो, मैं एक बेवा हूँ। मेरी बात सुनकर वह बोला कि मैं जानता हूँ तुम बेवा हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी माँ बहन आजकल मेरे रिश्ते देख रही है, लेकिन मुझे तुम बता दो, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मुझे अपना हर गम बता देना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चुप सी हो गई थी। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि यकीनन ये भाभी का भाई ही है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रात को भाभी कमरे में आती थी, मेरा सर दबाती और मैं सो जाती थी। उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसा हो कि मेरे और उनके बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाए। वो गहरी नींद में थी जब मुझे महसूस हुआ कि एक तेज सी खुशबू मेरी नाक के आगे रखी गई है। उससे मेरी नींद और गहरी हो चुकी थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझ पर ऐसी नींद आ रही थी कि मेरी बंद आंखें भी खुलने से इनकार कर रही थी। बस किसी का एहसास मुझे हो रहा था। मैं सुबह उठी तो मेरा सर भारी भारी सा था। नींद मुझ पर अभी भी आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकलकर किचन में आई ताकि अपने लिए चाय बना सकूं, सर का हल्का बोझ करूं, तो वहां देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। सामने भाभी का भाई वाजिद चाय बना रहा था। इस वक्त वह यहाँ पर क्या कर रहा था? मैंने उसे देखकर जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर लिया। वो मुझे देख चुका था। फिर मुझे सर से लेकर पैर तक देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी नज़रों से मेरे पूरे वजूद पर करंट सा फैल गया था। वो कहने लगा कि लोग बहुत अलग से हैं, सुबह का सलाम भी नहीं करते हैं, और एक मैं हूँ कि लोगों को ख्यालों में डूबा रहता हूँ। ये कहकर वो अपने चाय का कप उठाकर किचन से बाहर जाने लगा। क्योंकि मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, इसलिए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। बड़ी गहरी नींद है लोगों की, अभी तक आंखों में नींद की खुमारी नजर आ रही है। उसकी बातों से मैं पूरे तरीके से बदहवास हो गई थी। वो मेरी आंखों में झांक कर ये बोला था। मैं दरवाजे से पीछे हट गई। वो किचन से बाहर हंसते हुए निकला था। मेरे पूरे वजूद में चींटियां सी चलती हुई महसूस होने लगी थी। न जाने मैं पलट कर अपने कमरे में आ गई थी। बेतहाशा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो एक जहनी अजियत से दो चार थी। ये क्यों आदमी यहाँ पर उठा कर पहुँच जाता है? भला इसका सुबह सुबह बहन के घर पर क्या काम है? होश तो मेरे उस वक्त उड़ गए जब भाभी ने मुझे बताया कि उनकी माँ उनकी दूसरी बहन के साथ दूसरे शहर में गई है और वाजिद कल रात से यहाँ पर है और कुछ दिन यहीं पर रहेगा जब तक उनकी माँ वापस नहीं आ जाती। यह सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। रात को होने वाला वाकया मेरी रूह तक को हिला कर रख गया था। मुझे लगा कि किसी ने मेरी रूह को आग की भट्टी में डाल दिया हो। मुझे वाजिद की बात याद आने लगी जो उसने मुझे किचन के वक्त निकलते हुए कही थी, ये सोचते हुए कि वे रात को हमारे घर पर मौजूद था। फिर रात को मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था वो मुझे खुद से घिन आने लगी थी। मैं जितना रोती उतना कम था।
रात को जब भाभी मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। जब उन्होंने देखा कि मैं सो गई हूँ तो वे दरवाजे से बाहर निकल गई। लेकिन भाभी के जाने के बाद जब सहन की बत्तियां भी बंद हो गई, मतलब भाभी भी सोने जा चुकी थी, तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरा दिल तो धड़कना ही भूल गया था। मैं कँपकँपा कर रह गई थी। मेरे कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई थी, लेकिन ये देखकर तो मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि सामने खड़ा आदमी तो मेरा उस आदमी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मेरा सर सहला रहा था। मुझसे कहने लगा कि अब चुप हो जाओ, रोती रहोगी तुम। जानती हो तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। तुम्हारा सर क्या मुझे चैन नहीं लेने देता। अभी उसकी आवाज़ में नमी थी, लेकिन मैं उसे एक पल भी जुदा होने को तैयार नहीं थी। मेरी ज़िंदगी का साथी मेरे पास था, मेरा पति, मेरा वसीम। उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन जब वो मेरे पास आकर बैठ गए तो मैं उन्हें छू कर देखने लगी। मेरे उनके गले लग गई, रोने लगी, कहने लगी कि वो मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे, और अगर वे जिंदा थे तो फिर मौत की खबर क्यों फैला दी थी। वो कहने लगे कि उनकी माँ हमेशा उनसे नफरत करती थी। वसीम के बाप ने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा वसीम के नाम लिख रखा था। इसी वजह से वो चाहती थी कि वसीम मर जाए। कई बार वे कई तरीकों से ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन नाकाम ही रहे थे। लेकिन जब सऊदी अरब जाने लगा तो वह मिठाई उसने अपने हाथ से खिलाने लगी। गाड़ी में बैठते ही वसीम की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उनका दोस्त वसीम को अस्पताल ले गया था। मिठाई में वसीम को जहर दिया गया था। वसीम की जान बाल बाल बच गई थी। उसका दोस्त उसे अपने घर पर ले गया था। वसीम ने सारी बात उसे बता दी। उसके दोस्त ने यह कहा कि ये बात फैला दी कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और वह दोनों मर चुके हैं। ये खबर सऊदी अरब भी पहुंचा दी थी। वसीम देखना चाहता था कि उसकी माँ ये सुनकर क्या करती है। वसीम को जब ये मालूम हुआ कि उसके पापा उसके देवर से उसकी शादी करवाना चाहते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और सामने आने की जिद करने लगा। लेकिन उनके दोस्त ने इन्हें रोक लिया था। कहने लगा कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी सौतेली माँ कभी भी ये काम नहीं होने देगी। और फिर यही हुआ। उसके पापा की अचानक मौत की खबर उन्हें मिली। वसीम ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोया था। वो चेहरे पर रुमाल लपेटकर अपने पापा को लास्ट टाइम भी देखने आया था। उनका चेहरा देखकर जब उनके नीले रंग और मुंह से झाग निकलते हुए देखे तो वह समझ गया था कि उसके पापा की मौत जहर से हुई है, जो यकीनन उसकी माँ ने ही दिया है। इसलिए उसने खुद को छुपाना अच्छा लगा था। उसके पापा ने भी उसे घर से निकाल दिया। वसीम नहीं चाहता था कि उसके जिंदा होने की खबर अभी किसी को भी हो, इसलिए वह हमारे मोहल्ले में एक घर लेकर रहने लगा था, क्योंकि उसे मेरी फिक्र भी बहुत ज़्यादा सताती थी। उसके पापा ने जिसकी जो जायदाद उसके नाम लिखी थी, उसके कागजात उसकी माँ के पास थे। उसे वह उनसे लेने थे। दूसरी तरफ वह मुझे फ़ोन पर अजनबी बनकर बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं उनसे बात करने से मना करती थी। भाभी के भाई का आना जाना वसीम को भी खल रहा था। वे चाहते थे कि मैं उनसे दोस्ती कर लूँ, उन्हें हर बात बताती रहूँ। दूसरी तरफ वसीम के दोस्त ने उसकी माँ के घर पर चोरी करवाई और वसीम के कागज़ हासिल कर लिए थे। एक दिन पहले भी वह मुझसे मिलने ही छुप कर आए थे, लेकिन मुझे जागने की बजाय मेरे साथ लेट गए थे। कह पहले मैं अपनी जायदाद के कागजात हासिल कर लूँ, फिर ही मेरे सामने आएंगे। लेकिन जब वाजिद को किचन के दरवाजे के पास मेरे साथ खड़े हुए देखा, मुझे उसे डरे सहमे से हुए देखा, तो उनसे रहा नहीं गया। वे आज फिर से मेरे कमरे में दाखिल हो गए। इस बार इरादा यही था कि मुझे जगाकर सारी हकीकत बता देंगे, लेकिन मैं सोई नहीं थी। पर अब मैं अपने पति के साथ गले लगकर रोई जा रही थी। दिल में एक खुशी की लहर सी दौड़ रही थी कि मेरी आजमाइश खत्म हो चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।